तो हेलो बच्चा लोग। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो आपके बुक का चैप्टर 19 है, पॉल्यूशन ऑफ एयर। इसके ठीक बाद का चैप्टर है पॉल्यूशन वाटर। ये दोनों चैप्टर इंटरनल असेसमेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरनल असेसमेंट्स में इन क्वेश्चंस को बार बार पूछा जाता है। सो आपको समझते चलना है इन सारी बातों को। नाउ बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग किस तरीके से एयर में पॉल्यूशन फैल रहा है, किस तरीके से हवा गंदी होती जा रही है, हमें समझने की जरूरत है कि हवा इंपॉर्टेंट है या नहीं है। If it is important, how important it is? If it is not, then why are we discussing this chapter? है ना? ये बात हमें समझनी होगी. So, what do you think? Is air important? The the answer is simply yes. Air is important. हवा हमारे लिए जरूरी है. और क्यों जरूरी है हमारे लिए हवा? Because we breathe, है ना? We take oxygen, we inhale oxygen, we exhale carbon dioxide, and that's how we live, है ना? हमारे रेस्पिरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, है ना? नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम कि पॉपुलेशन में इंक्रीज के कारण एनवायरमेंट पे एक एक्स्ट्रा बर्डन आया है। अनोटेशंस दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे? से यस और नो? स्क्रीन पे अनोटेशंस दिख रहे हैं आपको? मैंने अंडरलाइनिंग की है अभी। ओके, यू कैन स्पीक। रिकॉर्डिंग में नहीं जाएगी आपके पास, बट यू कैन स्पीक। हम बोले था ना, बात की इज्जत नहीं है तुम लोगों की, रिकॉर्डिंग में नहीं जाएगी। बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। सो व्हाट इज हैपनिंग टुडे? एयर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वी नो दैट हवा से हम लोग सांस लेते हैं, काफी सारी चीजों के लिए एयर का यूज होता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारी जो अर्थ है इसका पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया की जब जनगणना हुई थी, आर पॉपुलेशन वाज अप्रोक्सीमेटली 125 करोड़। 10 साल बाद जब ये जनगणना दोबारा हुई, जब ये काउंटिंग दोबारा हुई, वी वर एट 141 करोड़ एंड वी एक्सपेक्ट दैट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2024 वी विल बी एट approximately 144 crores, and this number will be the highest number of population in any particular country. So India will be the most populous country. So populations बढ़ती जा रही हैं, और populations बढ़ रही हैं तो लोगों को घर चाहिए रहने के लिए, चलने के लिए सड़कें चाहिए, मार्केट्स चाहिए, और भी कई सारी चीजें चाहिए। तो पेड़ों की कटाई होती जा रही है, जंगल काटे जा रहे हैं, घर बनते जा रहे हैं, उससे लकड़ियां यूज हो रही हैं, काफी सारी चीजें हो रही है, इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग बेस बन रहे हैं। तो पहले तो पेड़ कट रहे हैं, इसलिए जो फ्रेश एयर प्रोड्यूस होती थी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती थी, उसकी कमी होती जा रही है। नेक्स्ट, जो इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, दे रिलीज हार्मफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। जो लिक्विड वेस्ट जा रहा है वाटर में, उसके कारण वाटर पोल्यूशन भी होता है, जिसके बारे में हम लोग डेफिनेटली अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। द नंबर ऑफ व्हीकल्स विच हैज इंक्रीज टुडे, हम सभी के घर पे दो बाइक्स, तीन बाइक्स हैं, दो तीन साइकिल्स है। सो साइकिल्स आर बेसिकली पॉल्यूशन फ्री, तो उनकी बात नहीं करेंगे हम लोग। हमारे पास कार्स हैं, हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, और ये सारी की सारी गाड़ियां कहीं ना कहीं पोल्यूट करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर को, हार्मफुल गैसेस रिलीज करती हैं, जिसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर गंदा होता है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एनवायरमेंट में ये जो कंटामिनेशन हो रही है, इसके कारण हमारे जीवन पे काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग बारी बारी समझने वाले हैं कि कंटामिनेशन इन ऑफ एयर क्या है, कैसे गंदगी फैल रही है, पोल्यूशन क्या है, नेसेसरी मेजर्स हमें क्या लेने चाहिए, सो दैट हमारा एनवायरमेंट जो है वो पोल्यूशन फ्री रहे। लेट्स स्टार्ट।
with the basic thing, pollution. What is pollution? The term pollution has been derived from Latin word pollu pollutionium. So ये जो pollution word है ये कहाँ से आया? लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है पोलोशीनियम, इससे आया। इसका मतलब होता है टू मेक एनीथिंग डर्टी, किसी भी चीज को गंदा करना। सो इसी वर्ड से पोल्यूशन को लिया गया। और इस चैप्टर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? पोल्यूशन ऑफ एयर, यानी हवा को गंदा कर रहे हैं। कैसे गंदा होता है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है। नाउ any substance present in the environment in proportions greater than its natural abundance and causing harmful effect is called pollution। अब देखो होता क्या है, हम लोग जब एयर की बात करते हैं, सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और इस गैसेस में कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी डेफिनेटली मौजूद हैं। बट ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे। गैसेस हैं, हार्मफुल गैसेस भी होंगी, बट थोड़ी बहुत होंगी, कम मात्रा में होंगी। प्रॉब्लम तब होती है जब ये ज्यादा मात्रा में हो जाए, जब ये ग्रेटर प्रोपोर्शन में जाने लगे, नेचुरली जितना इसको होना चाहिए उससे ज्यादा जाने लगे, और जिसके उसके कारण जब हार्मफुल इफेक्ट्स होने लगे, तब ऐसी सब्सटेंसेज जो जरूरत से ज्यादा हो गई हैं किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में, वैसी सब्सटेंसेज को, वैसे पार्टिकल्स को हम लोग पोल्यूटेंट कहते हैं। और ये जो पूरा फिनोमेना हुआ, किसी पर्टिकुलर चीज की जरूरत से ज्यादा, नेचुरली जितना उसको होना चाहिए उससे ज्यादा जब वो किसी सब्सटेंस में मिक्स हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं पोल्यूशन। ठीक है। अभी देखो, आप डू यू नो अगर देख रहे हो, क्या लिखा हुआ? मिथाइल आइसोसाइनेट, also called MIC, that got released from Union Carbide factory in Bhopal contaminated the environment to such a large extent that thousands of people lost their lives। इसके लिए ना भोपाल में एक ट्रेजेडी हुई थी। ठीक है, भोपाल में एक कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री नाम की। हाँ, भोपाल गैस लीक, इस पे ना एक मूवी बनी है, पता नहीं, रेलवे से रिलेटेड कोई करके मूवी बनी है। हाँ, डॉक्यूमेंट्री या मूवी जो भी है, रेलवे से रिलेटेड कोई नाम है इसका। ठीक है, द रेलवे मैन या जो भी उसका नाम है, आप देख सकते हो। वो काफी अच्छे से दिखाया गया है कि किस तरीके से नुकसान हुआ था इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्रीज में जो गैस लीक हुई थी। तो जो गैस लीक हुई थी वो क्या थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। अब देखो, ऐसा नहीं है ना कि मिथाइल आइसोसाइनेट नेचुरली जो है वो एनवायरमेंट में नहीं होगी, बट काफी कम मात्रा में होगी, है ना। पार्टिकल्स पर मिलियन के काउंट में होगी, कि कहीं 1 मिलियन पार्टिकल्स लोगे आप गैस के रैंडमली, तो एक मिल जाए शायद पार्टिकल, दो मिल जाए, ऐसे होगी। बट क्या हुआ कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से ये काफी एक्सेस अमाउंट में रिलीज हुई, हमारे एनवायरमेंट में गई, और इस पॉइजनस गैस को इनहेल करने के कारण भोपाल में हजारों लोगों की मौत हुई। भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, या भोपाल गैस लीक के नाम से आज भी लोग इस ट्रेजेडी को याद रखते हैं। ठीक है। तो ये हमें समझना है कि पोल्यूशन जो है वो एक मेजर कंसर्न हो सकता है। व्हाट इज एयर पोल्यूशन? So normally air is a mixture of many gases. The two most prominent gases are nitrogen, that is 78% of the total air present in the atmosphere of the earth, and 21% oxygen। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है हमारे टोटल एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उसकी। अगर आप इन दोनों को काउंट कर लो तो कितना आ जाएगा? 99%। अब इन दोनों के अलावा जो दूसरी गैसेस हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, हीलियम, ओजोन, वाटर वेपर्स हो गए, थोड़े मोड़े डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ये काफी छोटी अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है। अब एयर में जब कंटामिनेशन होती है किसी अनवांटेड सब्सटेंस के कारण, तो होता क्या है कि ये जो छोटे छोटे गैसेस है इनकी मात्रा बढ़ती है। ठीक है, और इसके कारण लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों पे इफेक्ट आता है। ठीक है। अब देखो, तुम्हारे बुक में भी दिया है, डेफिनेशन इसका दे दिया है एयर पोल्यूशन का। व्हाट इज रिटन हियर? द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय अनवांटेड सब्सटेंसेज। नॉर्मली नेचुरली जो जितनी एयर एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसमें अगर अनवांटेड सब्सटेंसेज मिल जाती हैं, अनवांटेड सब्सटेंसेज उसको आके खराब करती है। कंटामिनेशन मतलब दूषित करना, खराब करना।
ठीक है, तो कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस, अनवांटेड गैस है, अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स है, स्मोक है, कुछ भी है, वो अगर आके एयर में मिक्स हो रहा है और उसके कारण हार्मफुल इफेक्ट्स आ रहे हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स किस पे आ रहे हैं? लिविंग बींग्स पे आ रहे हैं और नॉन लिविंग थिंग्स पे भी आने लग रहे हैं। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन जब भी होगा तो क्या होगा कि नॉर्मल एयर, फ्रेश एयर में अनवांटेड सब्सटेंसेस मिक्स होंगी, जिसके कारण कुछ ना कुछ कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पे। ठीक है, अब ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं बच्चे, जो एयर में मिक्स हो रही हैं, जिनके कारण हार्मफुल इफेक्ट्स दिख रहे हैं, इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं हम लोग? इनको हम लोग कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। इसको याद रखोगे, ठीक है? इनको हम लोग कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, जो एयर को पोल्यूट करेंगी उनको कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, और पोल्यूटेंट्स के मिक्स होने के कारण जो फिनोमेना आया वो है एयर पोल्यूशन। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है? एग्जामिनेशंस में अगर पूछा जाए तो इन छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन? तो हम लोग अभी अभी डिस्कस कर रहे थे, फॉसिल फ्यूल्स काफी ज्यादा बर्न हो रही है। हम लोग पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम भी पढ़ते वक्त ये पढ़ चुके हैं। कोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल जैसी चीजें जो है हम लोग काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वो बर्न होती हैं, हार्मफुल गैसेज रिलीज करती हैं। फैक्ट्री से स्मोक्स निकल रहे हैं, व्हीकल से स्मोक्स निकल रहे हैं, वो भी पोल्यूट करते हैं। या लाइक अब सीएफसी जैसी जो गैसेज है, ये सीएफसी गैस जो है ना, ये फ्रिज में पहले खूब यूज होती थी। ठीक है ना, अब जो है सीएफसी का यूज कम किया गया है। ठीक है, ये सीएफसी जैसी गैसेज जो है, इनके रिलीज के कारण भी एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब ये देखो, अगर डू यू नो अगेन पढ़ोगे आप, देखो क्या लिखा हुआ है, कितनी बड़ी बात लिखी गई है। Almost 90% of the sulfur dioxide gas in the air comes from burning of coal by the thermal power plants। हमारे एटमॉस्फेयर में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये कहां से आ रही है बच्चे? तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स में जब कोयले जलाए जाते हैं ना, सो दैट हीट हीट जनरेट हो, उससे वाटर इवेपोरेट करके टरबाइन को मूव कराए, एंड प्रोसेस होती है उसकी। तो उसके लिए जो कोयला जलाया जाता है, उस कोयले के जलने के कारण 90% ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है और हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स होती है। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना, दैट इज अ एसिडिक गैस। यही वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब वाटर के साथ मिक्स होती है ना, बारिश के वक्त में, ठीक, तो क्या करती है पता है? ये बनाती है H2SO3। और अगर सल्फर ट्राई हाँ, अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड के फॉर्म में रही तो ये H2SO4 बनाएगी। नाउ H2SO3 इज सल्फ्यूरस एसिड। ठीक, ये सल्फ्यूरिक एसिड से थोड़ा वीक एसिड है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड नीचे है H2SO4। हालांकि बारिश जब होती है तो ये हाईली डाइल्यूटेड फॉर्म में आते हैं एसिड्स, बट फिर भी ये स्किन डैमेज कर सकते हैं, स्किन पे रैशेस वगैरह हो सकती हैं, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, घरों की जो मार्बल टाइल्स हैं उनको कोरोड कर सकते हैं, पौधों के लिए नुकसानदेह हैं, मिट्टी को बंजर बना सकते हैं क्योंकि एसिडिक हो जाएगी मिट्टी। सो आप समझो कि एयर पोल्यूशन के कारण एसिड रेन हो रहे हैं। चीजें कैसे कनेक्टेड है? एयर पोल्यूशन के कारण वाटर भी पोल्यूट कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है, चलो, तो अब कुछ और जान जाते हैं हम लोग, कुछ एयर पोल्यूटेंट्स, हवा में जो पोल्यूटेंट्स मिक्स होते हैं जिनके कारण जो नुकसान होता है उसके बारे में जान लेते हैं बच्चे हम लोग। सो पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, हमने कई बार डिस्कस कर रखा है इसके बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड कब जनरेट होता है? जब कंबशन कंप्लीट नहीं हो पाती है किसी भी चीज की, है ना? हाँ, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, एयर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलता है, तब जो गैस रिलीज होती है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। फॉर्मूला होता है इसका CO, कैपिटल C कैपिटल O लिखते हैं हम लोग। ठीक है, और ये मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन है क्योंकि कई बार ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिल पाता है कई चीजों में। ठीक है, और होता क्या है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर रिलीज हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा मात्रा में है, तो इफ इट इज इनहेल्ड, ये हमारी लंग्स से होता हुआ ब्लड में पहुंचता है। ठीक है, और ब्लड में देखो ये हेमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, एंड आफ्टर मिक्सिंग विथ हेमोग्लोबिन, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सब्सटेंस बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है
ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम का ये कॉम्प्लेक्स सा सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बनाता है। ये स्ट्रक्चर जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये हेमोग्लोबिन की एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है उनमें से एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये ऑक्सीजन कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी और ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। बट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन कैरी ही नहीं कर पाता। अब अगर ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा तो बॉडी जो है वो फैटिग होगी, सफोकेशन होगी, आप सफोकेट करोगे, ब्लड पहुंचेगा लंग्स तक बट ऑक्सीजन को ले नहीं जा पाए जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रहा है, हेमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन में चेंज कर दे रहा है। इसके कारण सफोकेशन होगी, दम घुटने लगेगा एंड अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी डेंजरस गैस। नाउ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड काफी ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में मिल जाए एयर में, ठीक है, तो ये इंसानों को ही नहीं, जानवरों को नहीं, प्लांट्स तक को डैमेज करता है। इसके कारण प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है, पत्ते सूख के गिरने लगते हैं एंड अल्टीमेटली अगेन उनकी भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये बात ठीक है, ये आप समझ गए कार्बन मोनोऑक्साइड की। अभी यहीं पे एक और बात समझ लो कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत बुरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा है। कार्बन डाइऑक्साइड बुरा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत बुरा है, इस बात को याद रखना है। हाँ, वो ज्यादा बुरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी बुरा है। एटमॉस्फेयर में अगर इसकी भी मात्रा बढ़ जाए तो क्या करवाता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज हो जाती हैं, एयर पोल्यूशन होता है ना, हमें सफोकेशन अगेन वहां भी होगी, बॉडी फैटिग होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी बॉडी, लैक्टिक एसिड्स का फॉर्मेशन होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो होगी। ठीक, बट कार्बन मोनोऑक्साइड के जैसा तुरंत डेथ नहीं करवाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो धीरे धीरे डेथ करवाएगा। वो मतलब क्रैम्प्स आएंगी, बॉडी फैटिक होगी, मसल्स सारी टूटेंगी, मतलब ये स्लो एंड पेनफुल डेथ देगा कार्बन डाइऑक्साइड। समझे? चलो, अगला जो एयर पोल्यूटेंट है बच्चे वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और अगेन ये ज्यादा प्रोड्यूस होता है पेट्रोलियम या गैस, पेट्रोल या गैसोलीन हम लोग जिसको कहते हैं उसके यूज से। गाड़ियों से जब वो धुआं निकलता है ना, तो उससे जो गैस निकल रहा होता है उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा होती है। और इसका नुकसान क्या है, अगेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा पौधों के लिए हानिकारक है। ठीक है, इसके कारण फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं हो पाती, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाता, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाता है। ठीक है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, सॉरी प्लांट्स में। साथ ही साथ अगर ये ह्यूमन बीइंग्स भी इनहेल करे तो उनको भी रेस्पिरेटरी इश्यूज आती हैं। सो इट इज अ वेरी बैड पोल्यूटेंट फॉर एयर। अगला जो पोल्यूटेंट है हमारा वो है स्मॉग। किसी को पता है व्हाट इज अ स्मॉग? जैसे तुम लोग नाम रखते हो ना, हिंदी और इंग्लिश को मिला के कर देते हो हिंग्लिश, वैसे ही स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। ठीक है, ठंड के मौसम में एक फॉग लाइक लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर पे इन्वेलप करता है, जमता है, और ये जो लेयर है वो स्मोक और फॉग का बना हुआ होता है। ठीक है, अब ये जो स्मोक है ये क्या करती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स होंगी, नाइट्रोस ऑक्साइड्स होंगी, ऐसी गैसेस वो कंटेन करेगी। ठीक है, साथ ही साथ दूसरे पॉल्यूटेंट्स को भी कंटेन करेगी, फॉग भी रखेगी, और ये सारी चीजें मिलके स्मॉग बन जाती हैं। ठीक है, अब ये स्मॉग करता क्या है, तो लंग्स से जुड़ी काफी सारी डिजीजेस देता है, लाइक ब्रोंकाइटिस हो जाती है, अस्थमा की जैसी इश्यूज आती हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स जो है वो किससे होती हैं बच्चे, स्मॉग के कारण होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या करेगा कि स्मॉग जो है, आप देखते हो ठंड के टाइम में कुहासा लग जाता है तो क्या होता है, सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने नहीं देता, और इसके कारण प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे।
है ना। और भी कई सारी इश्यूज जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है। अगला मैंने कहा, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले सीएफसी की बात कर रहे थे, मैंने लिखा भी था क्लोरोफ्लोरोकार्बन का शॉर्ट फॉर्म सीएफसी। ये सीएफसीज क्या कर रही हैं? तो सीएफसीज को पहले काफी ज्यादा यूज किया जाता था रेफ्रिजरेटर्स में, सॉल्वेंट्स और फोमिंग एजेंट्स के तौर पे इनको आज भी यूज किया जाता है। ठीक है। और ये जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं तो ये क्या करती हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को के अंडर में डिकम्पोज होती हैं, और डिकम्पोज होकर जब ये टूटती हैं तो काफी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं। ठीक। ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में इनका काफी ज्यादा हाथ होता है। वो ओजोन लेयर को ही जाके डिकम्पोज करती हैं ऑक्सीजन के फॉर्म में, सीएफसी जाता है। ओजोन का फॉर्मूला है बच्चे O3, ये बात याद रखनी। ठीक है। ओजोन जो है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। और सीएफसी क्या करता है कि सीएफसी जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तो ये ओजोन को तोड़ देता है O2+O नेसेंट ऑक्सीजन में। ठीक। तो ओजोन लेयर डिप्लीट करने लगता है, डिकम्पोज करने लगता है। ठीक है। और उसके कारण यूवी लाइट्स जो है वो अर्थ पे पहुंचने लगती हैं, टेम्परेचर बढ़ती है, रेडिएशन के कारण कई सारी स्किन डिजीजेज, स्किन कैंसर, आंखें डैमेज होने लगती हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं इस एक छोटी सी गैस सीएफसी की कारण। ठीक है। अगला क्या है? हाँ, R32 जो है वो इसका ऑल्टरनेटिव है ना। सीएफसी को जब यूज करना कम किया गया एसीज में, रेफ्रिजरेटर्स में, तो R32 कंपाउंड को यूज करना स्टार्ट किया गया। ठीक है। वो थोड़ा कम पोल्यूट करता है एटमॉस्फेयर को इसके कंपैरिजन में। क्लियर है? हाँ, एसिड रेन्स की हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है एसिड रेन्स के बच्चे? सो ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स जो भी बने पब्लिक वाले, स्टैच्यूज जो है जो कवर्ड नहीं है, स्पेशली जो मार्बल्स की बनी है, लाइमस्टोन की बनी है, ये धीरे धीरे उनको कोरोड करता है। ठीक है। जब रेन वाटर फॉल करती है जिसमें एसिड्स होता है तो धीरे धीरे ये इनको कोरोड करता है, सल्फ्यूरिक एसिड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण नाइट्रिक एसिड्स। ठीक है। ये सारी आपस में मिक्स होकर जब आती है तो ये मार्बल्स को सॉल्ट्स के फॉर्म में, सॉल्ट्स एंड वाटर के फॉर्म में धीरे धीरे डिकम्पोज करने लगती हैं, कोरोड करने लगती हैं। ठीक है। और इसके कारण जो मॉन्यूमेंट्स के मार्बल्स हैं वो खराब होते हैं। ठीक है। और ये जो फिनोमेना है जिसमें रेन वाटर के साथ एसिड मिक्स होके आती है, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड, और मार्बल्स को डिकम्पोज करती है मॉन्यूमेंट्स पे, इसको हम लोग मार्बल कैंसर कहते हैं। ठीक है। आप याद रख सकते हो, मार्बल कैंसर। कैंसर जैसी दिमाग में एक बीमारी याद आती है, बट मार्बल कैंसर कहाँ है? मार्बल्स खराब हो रहे हैं, मार्बल्स कोरोड हो रहे हैं। ठीक है। ये हमारी बॉडी की कोई बीमारी नहीं है। ठीक है। इसके कारण जो व्हाइट मार्बल्स हैं वो डिसकलर हो जाते हैं, येलोविश होने लगते हैं, ब्लैकिश होने लगते हैं, जैसे कि आप देखोगे ताजमहल के साथ होता है। ताजमहल की साफ सफाई में काफी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, उसकी पॉलिशिंग, उसको एसिड रेन से बचाना, उसके ऊपर कोटिंग करना, प्रोटेक्टिव लेयर का, ये सब कुछ में काफी पैसे खर्च होते हैं ताकि वो सेवन वंडर्स में से एक मेंटेन रहे। ठीक है। मेटल्स के जो आर्टिकल्स बने हुए होते हैं बच्चे, गोल्ड हो गया, सिल्वर ऑर्नामेंट्स हो गए, ये धीरे धीरे अपनी लस्टर लूज करने लगते हैं, क्योंकि मेटल्स के साथ अगेन मेटल प्लस एसिड रिएक्ट होता है, मेटालिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, तो धीरे धीरे वो भी कोरोड करते हैं, और कोरोजन जब होगा तो वो अपनी लस्टर लूज करने लगेंगे, वो जो चमक है वो लूज करने लगेगी। मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मिट्टी पर जब ये एसिड रेन गिरती है तो मिट्टी को भी इनफर्टाइल बनाती है ना। जो जरूरी मिनरल्स उनके साथ रिएक्ट करके उनको खत्म कर देती है। ठीक है। साथ ही साथ एक्वेटिक लाइफ, खास करके समुद्र का जो पानी है, सॉरी लेक्स का जो पानी है, उनको काफी ज्यादा डैमेज करती है, उनमें जो एक्वेटिक लाइफ है उनको काफी ज्यादा डैमेज करती है एसिड रेन। ठीक है। तो वो ताजमहल वाली कहानी मैं अभी बता रहा था। ठीक है। ये वाला डू यू नो जो है ना, स्क्रीन पर छोड़ रहे थोड़ी देर के लिए, इसको पढ़ लेना। ठीक। और फिर ये लास्ट टॉपिक है तुम्हारी ग्रीन हाउस इफेक्ट। नाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो ग्रीन हाउस जो है ना, ये नाम क्यों दिया गया?
एक स्पेशल ग्लास हाउस होता है जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। ठीक है, अब ग्रीन हाउस में क्या करते हैं हम लोग, सन के रेडिएशन को ट्रैप करके रखते हैं शीशे की दीवारों के अंदर, सो दैट वहां टेम्परेचर बढ़े और जो बाहर की टेम्परेचर उससे ज्यादा टेम्परेचर अंदर रहे, और इससे क्या हो कि प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करे। वहां पे एयर ट्रैप्ड हो जाती है, वो जब हीट को एब्जॉर्ब करती है तो हीट भी ट्रैप्ड हो जाती है। ग्रीन हाउस में ये होता है। इसका यूज हम लोग वैसी जगहों पे करते हैं फार्मिंग के लिए जो जगह जरूरत से ज्यादा ठंडी है। बट जब ये वाला इफेक्ट जो ग्रीन हाउस के अंदर हमने आर्टिफिशियली तैयार किया, ये जब अर्थ पे दिखने लगता है, अर्थ के सरफेस पे दिखने लगता है, क्योंकि अर्थ की सरफेस पे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेज जो है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, सीएफसी जैसे गैसेज जो है वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा हो गई हैं, और इसलिए वो ज्यादा हीट को ट्रैप करके ले रही हैं। तो इसी इफेक्ट को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसे केसेस आते हैं। ठीक, व्हाट आर द कॉजेज, क्यों हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हमारा एटमॉस्फेयर ज्यादा गर्म क्यों होता जा रहा है? तो कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, जब हम लोग इसको जलाते हैं बच्चे, तो डोमेस्टिक फ्यूल्स के तौर पे जला रहे हैं हम लोग, और इससे काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि हीट को ट्रैप करती है। थर्मल पावर प्लांट्स में हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है कोयले को जला के उस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, उससे इनॉर्मस अमाउंट में, काफी ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेज निकल रही हैं जो कि हीट को ट्रैप करके रखती हैं। ठीक है, बिना किसी रुकावट के ये जो डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज चल रही हैं वो क्या कर रही हैं, अर्थ के जो एटमॉस्फेरिक बैलेंस है बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन उसको बिगाड़ रही हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगेन उसके कारण एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जितने कम पौधे होंगे उतना कम कंज्यूम करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और हम लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते जा रहे हैं, प्लांट कंज्यूम कम कर रहा है, हम लोग रिलीज करते जा रहे हैं अलग अलग एक्टिविटीज से, अपने सांस लेते हैं तब भी करते हैं रिलीज। सो व्हाट इज हैपनिंग कि इन सब चीजों के कारण ये हार्मफुल गैसेज एटमॉस्फेयर में बढ़ रही हैं और ये हीट को ट्रैप कर रही हैं, और ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, नुकसान क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, वी ऑल हैव नॉन अबाउट दिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्या ग्लोबली जो है वो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हमारी दुनिया कि आप किसी भी देश में जाओ वहां पे एवरेज टेम्परेचर देखोगे वो बढ़ रहा है, पूरी धरती का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया, पूरी धरती, वार्म मतलब उसका गर्म होना है ना। तो वैश्विक ताप का बढ़ना इज ग्लोबल वार्मिंग। इसके कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसके कारण सी लेवल राइज कर रहा है, समुद्र के किनारे वाले जो हिस्से हैं वो डूब रहे हैं, मिट्टी की कमी हो रही है, बाढ़ आ रहा है काफी फ्रिक्वेंटली। ठीक है, एटमॉस्फेयर के वार्म होने के कारण फॉरेस्ट फायर्स बढ़ती जा रही हैं। अभी कुछ साल पहले ही कितनी भयंकर आग लगी थी अमेज़न के जंगलों में, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, वो हमने देखा है। ठीक है, और हर साल ये काफी कॉमन होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वी नो अबाउट इग्निशन टेम्परेचर्स। तो वो चीजें हैं। मेजर्स टू चेक ग्लोबल वार्मिंग, ये हमें पता है। फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, वुड, कोल, पेट्रोल, इसको कम से कम रखना चाहिए। अनटिल अनलेस इट इज वेरी नेसेसरी उसको यूज नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट थर्मल पावर प्लांट्स की जगह पे दूसरे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, विंड मिल्स हैं, उनका यूज करना चाहिए जिसके कारण नुकसान ना हो। डिफॉरेस्टेशन को रोकना और रीफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन की टेक्निक को अपनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव, कि पहले तो पेड़ों की कटाई रुक जाए, दूसरे में नए पेड़ लगे, सो दैट जो लॉस हुआ है वो मेंड अप हो, तभी जाके प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। एंड सीएफसीज जो है उसको डेफिनेटली रिड्यूस करना होगा, उसके यूज को डेफिनेटली हमें कम करना होगा। ठीक है, तब जाके वो सारी चीजें होंगी। ये डायग्राम है जो कि क्लाइमेट चेंज को दिखा रही है। नाउ एयर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करें? स्मोकलेस चूल्हा यूज करिए, सोलर कुकर, बायोगैस जैसी चीजें यूज करिए। पेट्रोल व्हीकल्स जो हैं उनको आप देख रहे हो तो अनलेडेड यूज करो, उनके पोल्यूशन अंडर कंट्रोल में रखो। ठीक है, सीएनजी वाली ऑटोमोबाइल्स यूज करो, और अच्छी बात है। घरों में अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, इंडिया में तो अभी आप देख रहे हो मोदी जी पूरा प्रमोट कर रहे सोलर एनर्जी को,
हाइड्रो पावर प्लांट्स नए नए लगाए जा रहे हैं इंडिया में भी, सो दैट ये चीजें हो। विंड एनर्जी राजस्थान को यूज किया जा रहा है, पूरा हमारा जो डेजर्ट एरिया उसको यूज किया जा रहा है विंड एनर्जी के लिए। ठीक है, तो वो सारी चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पॉल्यूशन एमिशन नॉर्म्स जो हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट को लेके जो हैं, जो रेलेवेंट यूरो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे हमें स्टिक रहना चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए, सो दैट पॉल्यूशन जो है वो फैले ना। ठीक है, दिवाली का वक्त है, मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, बट सिंस इट इज रिटन हियर, अवॉइड बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, दे कॉज अ लॉट ऑफ एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। तो एयर एंड नॉइज पोल्यूशन से बचने के लिए पटाखों को कम से कम जलाएं, ना जलाएं, वो बेहतर है। लंबी चिमनीज इंस्टॉल करके रख सकते हैं जिसमें फिल्टर्स लगे हुए हो फैक्ट्रीज में। ठीक है, सो दैट जो गैसेज निकल रही हैं वो रेसिडेंशियल एरिया में ना जाए, वो टॉप लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर पे जाए। ठीक है, एफॉरेस्टेशन की बात ऐसा से हो रही है, वो हमें करना चाहिए, पेड़ लगाते जाने चाहिए, क्योंकि वन जितने ज्यादा बढ़ेंगे एयर पोल्यूशन उतना कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, फिर वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम्स, पेड़ लगाने से ओजोन लेयर कैसे डैमेज होगा बच्चा? नहीं तो वो उतना ऊपर में नहीं पहुंचेगा ना। ठीक है, और हार्मफुल गैसेज जो है उनको ट्रीट करने के ऑप्शंस हैं, तो उनको ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, फिर वन महोत्सव जैसी चीजें जो हैं उसको हमें स्कूल में हम लोग मनवाते ही हैं, घरों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, घर के आसपास पेड़ पौधे लगाते रहने चाहिए, ग्रीनरी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एंटी पॉल्यूशन मेजर्स खुद पे भी लागू करने होते हैं, आसपास में भी लागू करने होते हैं। एयर क्वालिटी ये गवर्नमेंट मॉनिटर करती है, दूसरी बड़ी एजेंसी भी मॉनिटर करती है अलग अलग लोकेशन पे। आप पटना में भी जाओगे ना इधर उधर, तो वहां पे भी आपको ये मॉनिटर होती हुई मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चे, ये ड्राई वेजिटेबल वेस्ट जो है पिट में जो है रखा हुआ होता है, हर चीज होता है जला देते हैं हम लोग। अगर वो बायोडिग्रेडेबल है तो क्यों नहीं उसको एक जगह कलेक्ट करके उसका कंपोस्ट वगैरह बना दिया जाए, है ना? तो कुल मिला के देखो बच्चे, बात यही है कि देर आर वेरी स्मॉल थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन एज अ गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री, एज अ गुड पर्सन ऑफ द कंट्री, सो दैट सोसाइटी जो है वो सेफ रहे ऐसे हार्मफुल गैसेज से, आप सेफ रहो, आने वाली जो फ्यूचर है वो सेफ रहे। एंड फॉर दैट, as a citizen you need to follow the rules, you need to follow the ethics, you should have an ethical mindset। as a government, गवर्नमेंट को बड़े डिसीजंस लेने चाहिए जिससे उनके लोग सुरक्षित रहे, उनका देश सुरक्षित रहे, और एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट सुरक्षित रहे। सो यस, वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर। डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम, सो डाउट्स पूछ सकते हो आप। बट ऑफिशियली ये चैप्टर खत्म हुआ, अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि अगला चैप्टर कौन सा रखा जाए। फिलहाल ये चैप्टर खत्म हो रहा है।